हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट 2023 जुलाई को टारगेट करते हुए ईवीएस की आपकी ये क्लास फर्स्ट रहेगी, एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा। और ये हमारे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, आप देख सकते हैं। और इस तरीके के नोट्स आपने YouTube पर अभी तक नहीं पढ़े होंगे। डियर फ्रेंड, ये वो नोट्स हैं जिनको पढ़ करके स्टूडेंट्स ने 2 बार 3 बार सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई किया हुआ है। बहुत ही अमेजिंग नोट्स हैं एंड हम बहुत ही आसान भाषा में अच्छे तरीके से इनको समझते हुए चलेंगे। पर्यावरण क्या है उसको समझेंगे, और आपका जैसे स्थल मंडल है, जल मंडल है, इनसे रिलेटेड कहां कहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हैं, लिखे हुए हैं। और बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। क्लास में जो भी स्टूडेंट लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही आसान भाषा में नोट्स हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे आपके पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जितने भी सम्मेलन हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पृथ्वी सम्मेलन हो गया, चिपको आंदोलन हो गया, जितने भी आंदोलन हैं, तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्लास आज आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहले जो कॉमन चीज है वो आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। चलिए, पर्यावरण शब्द जो है वो परि एवं आवरण दो शब्दों की संधि से बना है, यानी कि आपके इसमें दो शब्द जुड़े हैं, परि जुड़ा है और आवरण जुड़ा है। डियर फ्रेंड, परि का अर्थ क्या होता है? चारों तरफ से। जहां पे परि का अर्थ होता है चारों तरफ, ये हम आपको बिल्कुल शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। ये आप सबको पता होगा। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरा, यानी कि आवरण होता है एक कवर कह सकते हैं जो चारों तरफ से घेरे हुए होता है। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होता है चारों तरफ से घेरना, अर्थात मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन और क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। हमारे जीवन पर पर्यावरण का बहुत महत्व होता है, बहुत इंपैक्ट पड़ता है एटमॉस्फेयर का। हम किस तरीके के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं उसका हम पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और हमारी क्रियाएं कैसी हैं, उनको कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता ही करता है। एनवायरनमेंट का हम पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, हमारी एक्टिविटीज पर प्रभाव पड़ता है ना। यही सब हमारा पर्यावरण होता है। आगे बात करते हैं पर्यावरण के अंग्रेजी पर्याय। एनवायरनमेंट की उत्पत्ति जो है वो फ्रेंच शब्द, ध्यान रखिएगा, जो शब्द है आपका वो कहां से लिया गया है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर, क्या है? एनवायरोनेर, ENVIRONER, ठीक है, एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। एनवायरोनेर का अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है प्यारे दोस्तों। इसलिए हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। भाई, हमारे एनवायरनमेंट में हमारा पास पड़ोस भी तो आता है, ठीक है। पर्यावरण पर अगर हम पर प्रभाव पड़ रहा है तो ये भी उसमें जो है उसका भी प्रभाव पड़ता है। जो हमारे पड़ोसी हैं, जो समाज है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारी सोसाइटी है, वो भी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आता है, उसका भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार के समाज में हम रह रहे होंगे उसी प्रकार से हम जो है आगे लाइफ सर्वाइव करेंगे एंड उसी तरीके का हमारा जो है आगे हम बढ़ेंगे, सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। चोर बनेंगे कि इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये भी निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के समाज में रह रहे हैं। चोर चक्कों के साथ रह रहे हैं तो चोर उचक्के बन जाएंगे, अच्छे पढ़े लिखे समाज के साथ रह रहे हैं तो फिर अच्छे पढ़े लिखे बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, जो भी स्थान है, जो वस्तुएं हैं और जो प्रकृति है, वो सब पर्यावरण कहलाता है। आप जो अपने आस पड़ोस जो है कॉलेजेस देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, कारखाने देखते हैं, वो सब हमारा एनवायरनमेंट के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अब बात करते हैं पर्यावरण के कुछ घटक होते हैं। पर्यावरण के घटक देखिएगा, पर्यावरण के दो प्रमुख घटक होते हैं। एक तो आपका प्राकृतिक होता है एवं मानव निर्मित होते हैं। पर्यावरण आपका प्राकृतिक और मानव निर्मित, देखिएगा प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं।
प्राकृतिक में हमारा आता है जैवीय और अजीवीय, जिसको अजैविक या भौतिक कहते हैं। जैवीय जो प्राकृतिक के अंतर्गत जो जैवीय होते हैं, इसमें सजीव प्राणियों का संसार जैसे जंतु एवं पादप हो गए। प्राकृतिक में वो जैवीय में वो आते हैं जो जीवित है, ठीक है, जो सजीव प्राणी है, जैसे आपके जंतु हो गए, है ना, आपके कह सकते हैं कि कोई भी जंतु हो गया, इंसान हो गए, आपके घोड़ा, गाय, बकरी, जितने भी हैं ये सब हमारा सजीव है, प्राणी है ना, ये सब जीवीय में आते हैं। अजीवीय या अजैविक या भौतिक निर्जीव पदार्थों का संसार, जिनमें जान कह सकते हैं कि नहीं है, जैसे आपका स्थल है, जल है, लेकिन बनाया किसने? प्रकृति ने बनाया है, बनाया तो भगवान ने है ना। वायु है, प्रकाश है, मृदा एवं ताप है, ये सभी अजीवीय हैं, ये सभी निर्जीव हैं और ये सभी सजीव हैं। दूसरा पर्यावरण का घटक होता है हमारा मानव निर्मित, जिसको मनुष्य ने बनाया है, ठीक है। देखिए पेड़ पौधे वो भी पर्यावरण में आ रहे हैं, बिल्डिंगें भी पर्यावरण में आ रही हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। आपकी जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो कॉलेज स्कूल हैं, वो मानव निर्मित हैं, पेड़ पौधे प्राकृतिक हैं, है ना। इमारतें, उद्योग धंधे, सड़क, पुल, पार्क, संस्कृति, ये सभी मानव ने बनाया है, ठीक है, तो ये मानव निर्मित हो गए। पर्यावरण के कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आपका देखिए पर्यावरण को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा पर्यावरण के कितने क्षेत्र हैं, पर्यावरण को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पर्यावरण को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो 4 क्षेत्र? नंबर 1 तो आपका स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, तीसरा वायुमंडल और फिर जैव मंडल। ये इसके 4 क्षेत्र हो गए। आइए इसको एक एक करके समझते हैं और किसका क्या यूज है ये भी समझते हैं। स्थल मंडल देखिएगा, पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत या परपटी को स्थल मंडल कहते हैं। हम पृथ्वी पर जो रह रहे हैं इसको जो सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, इसको स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 1/3 यानी कि 29% भाग जो है वो स्थल मंडल है। कितना परसेंट भाग है? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। पृथ्वी का लगभग 1/3 29% भाग जो है वो स्थल मंडल है। यह मंडल शैलों एवं खनिजों से निर्मित है। स्थल मंडल किससे निर्मित है? यह शैलों और खनिजों से बना हुआ है। यह मंडल मृदा की यानी मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। इस मंडल में आपका पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटी है, ये सभी किसमें पाए जाते हैं? ये आपके स्थल मंडल पर ही आते हैं। जमीन पर भी तो पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, ये सभी जमीन पर है ना, पृथ्वी पर हैं। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे? ये स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। जो स्थल मंडल है हमारा, इसका महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, समझिएगा। यह मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। खनिज कहाँ मिलते हैं? इसी में मिलते हैं, ठीक है। यह मंडल हमें वन, कृषि एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। जंगल खड़े हैं, हम खेती कहाँ करते हैं? खेती हम इसी जमीन पर करते हैं, स्थल मंडल पर ही करते हैं। वायुमंडल में जाके तो खेती करते नहीं है ना। और रहते कहाँ हैं? स्थल मंडल पर ही रहते हैं। यही इसका इंपॉर्टेंस है। ये मंडल पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, जहां पशु चर के अपना पेट भरते हैं। समझ गए बात को? तो कितना है ये स्थल मंडल है? कितना? पॉइंट टू बी नोटेड 29% है, 29% है। और यहीं पर हमारे क्या मिलते हैं? जो खनिज पदार्थ है वो हमको यहीं से मिलते हैं। तो ओके, जो याद करने वाली चीजें हैं वो तुरंत याद कर लिया करो। जल मंडल की बात करें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जितना भी जल का क्षेत्र है, आपका जो समुद्र है, नदियां हैं, तालाब हैं, वो सभी जल के ही तो क्षेत्र हैं। पृथ्वी का लगभग 2/3 71% 71% भाग जल से ढका हुआ है। सोचिए 100% में 71% सिर्फ और सिर्फ पानी है पृथ्वी पर, है ना। कितनी बड़ी पृथ्वी होगी। यह इसमें आपका महासागर है, झीलें आ जाती हैं, नदियां एवं अन्य जलाशय जिसमें आपके तालाब आते हैं, झरने आते हैं, सम्मिलित रूप से जल मंडल का निर्माण करते हैं। जल विभिन्न दशाओं जैसे कि बर्फ के रूप में भी तो जल है, वाष्प के रूप में, भूमि के अंदर भी तो जल है,
इन सभी रूपों में जल पाया जाता है। ये हमारा जलमंडल है। याद रखने वाली बात यह है कि पृथ्वी का लगभग 2/3 71% भाग जल से ही ढका हुआ है। ठीक है, अब इसका महत्व यह है जलमंडल का कि जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है भाई, है ना। जल से ही बादलों का निर्माण होता है। जब नीचे पानी जो है बारिश होती है, फिर वो भाप बन करके उड़ जाता है, उसके बाद फिर बादलों का निर्माण होता है और उसके बाद फिर बारिश होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं वायुमंडल की। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमारे चारों तरफ वायु का आवरण है ना, चाहे हम कमरे में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, वायु का आवरण एक जो है चारों तरफ से हमें घेरे हुए है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों, हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण है। ऐसा नहीं है कि हमारे वायुमंडल में सिर्फ एक ही गैस है, नहीं, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड और भी गैसों का मिश्रण है। इस मंडल में धूल के कण एवं जल वाष्प भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वायुमंडल है इसका महत्व क्या है? वायुमंडल यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएंगी, हमारी त्वचा को हानि पहुंचाएंगी, है ना, तो उससे हमको बचाने का काम वायुमंडल करता है। ये मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है। ये रेडियो संचार में मदद भी करता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जैवमंडल की। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ इससे आपका बहुत फास्ट रिवीजन एंड आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कवर कर पाएंगे। जलमंडल देखिएगा, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र ये जैव मंडल है डियर फ्रेंड। क्या है ये? जैव। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। भाई स्थल मिला, जमीन भूमि मिली, पानी मिला, वायु मिली, जब ये सब चीजें मिल करके लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं तो उसे जैवमंडल कहते हैं। इन सबके मिलने से ही तो जीवन संभव है। मान लीजिए जल ना हो, सिर्फ वायु मिल जाए और पृथ्वी मिल जाए, स्थल मिल जाए, तो क्या जीवन पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। या वायु ना मिले तब भी नहीं हो पाएगा। सभी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी है, सबका अपना अलग अलग रोल है। जंतु एवं पादप मिल करके इस मंडल का निर्माण करते हैं। जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी मिल करके ही इस मंडल का निर्माण करते हैं। इस जैव मंडल का महत्व क्या है? यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र क्या होता है। इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। देखिएगा, आप क्वेश्चन आंसर चाहे जितने पढ़ लो, लेकिन उसके लिए आपको थ्योरी भी पढ़नी होगी। जब आप थ्योरी एंड क्वेश्चन आंसर साथ में करते रहेंगे देन आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र की बात करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र वो तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी, कितने? समस्त जीवधारी, कोई पर्टिकुलर बात नहीं हो रही कि इसमें सिर्फ मनुष्य ही आएंगे या सिर्फ जंगली जानवर आएंगे या पालतू जानवर। समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, वही हमारा परितंत्र कहलाता है, वही हमारा पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, जिसमें सभी जीव एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, वही हमारा परितंत्र है, वही पारिस्थितिक तंत्र है। सबसे पहले 1935 में, सन याद रखिएगा, 1935 में एजी टॉन्सले ने पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। डियर फ्रेंड, पारिस्थितिकी किसको कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र का जो अध्ययन है उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी का अंग्रेजी पर्यायवाची है इकोलॉजी। पारिस्थितिकी जो है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जिसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने किया था। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। विचारधारा सबसे पहले लाने वाले एजी टॉन्सले। ठीक है, और ये जो इकोलॉजी है इसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने किया था। दोनों में अंतर है, दोनों को याद रखिएगा।
पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। दूसरी बात, ये स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। ये प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित या फिर कृत्रिम भी हो सकता है। ये कई छोटी छोटी इकाइयों में बंटा होता है, जैसे स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र हो गया, आपका वनीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया इत्यादि। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित भी होता है। और आपने क्या जाना कि पारिस्थितिक तंत्र ऐसा नहीं कि सिर्फ स्थायी है, स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है, छोटी छोटी इकाइयों में बटा होता है और यह प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पारितंत्र। उष्णकटिबंधीय जो पारितंत्र है ये सबसे अधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र कौन सा माना जाता है? उष्णकटिबंधीय पारितंत्र। ओके, पारिस्थितिक तंत्र के कुछ घटक हैं। इस तंत्र के दो प्रमुख घटक हैं, एक तो आपका जैविक, दूसरा अजैविक। जैविक में कौन आते हैं? जीव। अजैविक में आपके जैसे जो कह सकते निर्जीव है। ठीक है, पारिस्थितिक देखिए इसमें जैविक और अजैविक आते हैं। जैविक में आपके उत्पादक हैं, उपभोक्ता है, अपघटनकर्ता है, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जैविक, जो जैविक हैं इस घटक के अंग हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, ये इसके अंग हैं। ठीक है, उत्पादक कौन है? उत्पादक को समझते हैं पहले। देखिए, पादप जगत अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। किसको पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है? पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। अब उपभोक्ता को समझिए, जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते उपभोक्ता कहलाते हैं। ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। और अब जैसे जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। इनको समझिए, बहुत डीप नॉलेज है एंड यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। प्राथमिक उपभोक्ता की अगर बात करें तो ये शाकाहारी होते हैं और पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं। जैसे आपकी टिड्डा हो गया, बकरी हो गई, हिरण हो गई, गाय, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ये पौधों को खाने वाले हैं, ये शाकाहारी होते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो जीव इनको खाते हैं, ठीक है, वो द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। दूसरी बात है ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। किनको? टिड्डा को खाते हैं, बकरी को खाते हैं, हिरण को, जैसे मेंढक हो गया, है ना, बिल्ली हो गई, लोमड़ी हो गई, ये क्या है? मांसाहारी हैं, ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता में वे आते हैं, वे उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। ओके, ये इनको भी खा जाएंगे, इनको भी खा जाएंगे, या फिर दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं। जैसे शेर हिरण को भी खाता है और लोमड़ी को भी खाता है, ये तृतीयक उपभोक्ता हो गए। इनको क्या कहा गया है? ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। ठीक है, सर्वाहारी कौन होते हैं? देखिएगा, ये उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। ये उत्पादकों और प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गई, है ना, बिल्ली चूहे भी खाती है, दूध भी पीती है ना, कौवा हो गया, मोर इत्यादि, ये सर्वाहारी होते हैं, ये सब कुछ खा लेते हैं। ठीक है, अपघटनकर्ता में कौन आते हैं? अपघटनकर्ता यानी कि मृतक भक्षी। ये मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे जीव जंतु जिनकी मृत्यु हो गई है, जो मरे पड़े हैं, ये उनको खाते हैं, उनको अपना भोजन बनाते हैं। ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, जैसे जीवाणु और कवक हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देख रहे थे, हम जैविक पढ़ रहे थे एंड अजैविक पढ़ रहे थे। अजैविक में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। अब देखिए यहाँ पे अजैविक में आता कौन कौन है, देखिएगा। इस घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा एवं
कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होते हैं। अब इसके बाद आती है खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य कड़ी। देखिएगा, खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक परितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। देखिए, जैसे उदाहरण, जैसे पौधे को किसने खाया? टिड्डा ने खाया। ठीक है, टिड्डा कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने खाया। मेंढक को किसने खाया? सांप ने खाया। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक दिशीय होता है। अब इसको और डीप समझते हैं। देखिएगा, इस उदाहरण में पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। अब ये जो पौधे हैं ये तो भाई प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार कर ही लेते हैं, है ना। टिड्डा उनमें खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है और जो टिड्डा है ये इनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। टिड्डा मेंढक को खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है। मेंढक को खाद्य ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? टिड्डा से मिल रही है। सांप कहाँ से? मेंढक से प्राप्त कर रहा है। खाद्य श्रृंखला ज्यादा से ज्यादा 5 स्तर की हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर में रूपांतरित करता है, बाकी 90% ऊर्जा की हानि ही होती है। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता के द्वारा 10% संचित ऊर्जा के रूपांतर को लिंडमैन का 10% का सिद्धांत कहा जाता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ध्यान रखिएगा कि जैसे लिंडमैन का 10% का सिद्धांत कहा जाता है किसको? उपभोक्ता के द्वारा जो 10% संचित ऊर्जा का रूपांतरण होता है उसे, और ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। खाद्य जाल को समझते हैं। देखिए, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जो समूह है वो खाद्य जाल कहलाता है, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का मार्ग बहुदिशीय होता है। यहाँ पे बहुदिशीय होता है, एक दिशी नहीं होता, बहुदिशीय। ठीक है, खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का मार्ग बहुदिशीय होता है, और यहाँ पे आपने क्या समझा? एक दिशीय होता है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? देखिएगा, खाद्य ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशीय होता है, और यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि जो हमारा खाद्य श्रृंखला है इसका मार्ग बहुदिशीय होता है, या खाद्य जाल है ना। परितंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है, क्योंकि ये पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में कायम है या बनाए रखता है। जैसे यहाँ पे पौधे हो गए, भाई पौधे तो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन टिड्डे को भोजन कहाँ से मिल रहा है? पौधे से मिल रहा है ना। बकरी को भोजन कहाँ से मिल रहा है? पौधे से मिल रहा है। अब मनुष्य को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? मनुष्य को भोजन कहाँ से मिल रहा है? मनुष्य बकरी को खा लेता है ना, और मनुष्य पौधे को भी खा लेता है। दूसरी बात, खरगोश पौधे को खाता है, खरगोश को लोमड़ी खा रही है, लोमड़ी को शेर खा रहा है, तो ये उच्च स्तर का उपभोक्ता हो गया, ये उच्च स्तर का मांसाहारी उपभोक्ता हो गया, है ना। अब यहाँ पे खरगोश को सांप भी खा रहा है, सांप को मोर खा रहा है, तो ये बहुदिशीय हो गया। मेंढक टिड्डा को खाता है और मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खा जाता है। ये हमारा खाद्य जाल है, और इसके माध्यम से क्या होता है? प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की। मनुष्य और पर्यावरण का साथ अटूट है। पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचता है तो इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। आज सबसे बड़ा विषय है पर्यावरण की रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास निरंतर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखिए, यहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी जो सम्मेलन आयोजित हुए हैं, जैसे नंबर 1 तो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो ये सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में, यानी कि संरक्षण का मतलब पर्यावरण को बचाने के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पर्यावरण को बचाने से संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयास कौन सा किया गया था, कौन सा सम्मेलन था, तो आप लिखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ओके,
इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? UNEP का जन्म हुआ। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना था। ये जो सम्मेलन था, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इंटरनेशनल लेवल पर पर्यावरण को बचाना और उसमें सुधार करना। इस सम्मेलन में ये घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि लोगों के अंदर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो और लोग इसके प्रति जागरूक हों, पर्यावरण को बचाएं। ठीक है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, इसकी घोषणा कब की गई? स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं ये आपको याद रखने होंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा पृथ्वी सम्मेलन 1992। चलिए, यह सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये समझते हैं। देखिएगा, यह सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। कहाँ? ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की बात करते हैं। ये अधिनियम जो है 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। क्या? समझिए, ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, ये अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब से लागू हुआ? 19 नवंबर 1986 से लागू हुआ। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना था। अगला है हमारा पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख आंदोलन हैं, इनकी बात कर लेते हैं। पहला आपका बहुत फेमस आंदोलन चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन देखिए, इस आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में आज के उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रेनी नामक गांव में हुई थी। पूछ लेगा क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो चिपको आंदोलन जो है, जो आज वर्तमान समय में उत्तराखंड का गोपेश्वर शहर है, उसमें एक गांव है रेनी नाम का, वहां से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 में। इस आंदोलन में मुख्य बात यह थी कि महिलाएं जो थी वो पेड़ों से चिपक करके उनकी रक्षा करती थी, यानी कि अगर आपको पेड़ काटना है तो हमको काटना पड़ेगा। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ी नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। किस महिला ने वृक्षों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी? तो वो थी अमृता देवी बिश्नोई। चलिए आगे बात करते हैं। अप्पिको आंदोलन 1983, इसकी बात करते हैं। इस आंदोलन के नेता थे पांडुरंग हेगड़े। कौन थे? इस आंदोलन के जो नेता थे वो पांडुरंग हेगड़े थे। ये चिपको आंदोलन का ही रूप था, जिसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। अप्पिको आंदोलन की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई? कर्नाटक में हुई। कब हुई? 1983 में। नेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। आइए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा आंदोलन की बात करते हैं। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई थी। नर्मदा आंदोलन 1989 की जो शुरुआत है वो कैसे हुई? तो इसकी जो शुरुआत है वो नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था उसके विरोध में हुई थी। चलिए, पर्यावरण संरक्षण संबंधी कुछ पुरस्कार हैं, इनकी बात कर लेते हैं। पहला है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। डियर फ्रेंड, इसकी शुरुआत 1987 में हुई। कब हुई? 1987 में हुई। यह किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण के क्षेत्र में
अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो पर्यावरण के क्षेत्र में अपना बहुत ज़्यादा योगदान, जिनकी कोई तुलना नहीं कर सकता, ऐसा योगदान जब देते हैं तो उनको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। फिर दूसरा आता है राजीव गांधी पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। यह उन औद्योगिक संस्थानों एवं इकाइयों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करते हैं। आगे बढ़ते हैं एंड इससे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनकी बात करते हैं। पर्यावरण संबंधी दिवस पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं, है ना। और विश्व प्रकृति दिवस कब मनाते हैं? 3 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड आई होप ये आपका लास्ट स्टेटमेंट है आज का। क्लास कैसे रही जरूर बताइएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। एंड देखिए, पर्यावरण संबंधी सप्ताह एवं माह। वन महोत्सव फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? फरवरी एवं जुलाई का जो पहला महीना यानी जो प्रथम सप्ताह होता है वो वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह आपका 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। डियर फ्रेंड, बहुत मेहनत से क्लास आप तक पहुंचाई है। कैसी रही कमेंट जरूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट एंड लाइक करके ही जाएं, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और सीटेट की बेहतरीन क्लासेस आपको मिलती रहेंगी सारे सब्जेक्ट की। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता जो महीना है वो आपका 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक मनाया जाता है। विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली जो संस्था है वो WWF, जिसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर कहते हैं। ठीक है, ये वो संस्था है। डियर फ्रेंड, क्लास कैसी रही कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।